Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Inside Sports Science. In this video, we are going to start a new chapter, that is endocrine glands. In this video, we are going to study how our endocrine glands works and what are their hormones. So hi everyone, I am your educator. You are watching Inside Sports Science. Let's begin. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में मैसेजेस पहुंचाने का काम करता है कि किस हमारे बॉडी ऑर्गन को क्या वर्क परफॉर्म करना है। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम देता है। नाउ वन क्वेश्चन शुड बी अराइजिंग इन योर माइंड दैट नर्वस सिस्टम भी तो यही काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में फर्क क्या हुआ? तो अभी हम यही देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। आवर नर्वस सिस्टम वर्क्स बाय नर्व इम्पल्सेस, व्हिच मींस ये जो इम्पल्सेस हैं ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जो मैसेजेस हैं उनका ट्रांसफर होता है। दो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो बाद में केमिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? इसको मैं आपको बहुत ही डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। ये होता है हमारा, लेट्स से दिस इज योर न्यूरॉन, नर्व सेल, एंड दिस इज योर एक्सॉन। तो एक्सॉन के बीच में जो मैसेजेस का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू होता है। लेकिन जहाँ पे आपका जो नर्व सेल एंड होता है वहीं से आपका एक अनदर नर्व सेल स्टार्ट होता है। और जो दो नर्व सेल हैं उनके बीच में जो इम्पल्स का ट्रांसफर होता है वो होता है आपके केमिकल इम्पल्स के थ्रू। करेक्ट? लेकिन अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो मैसेजेस हैं वो आपके हार्मोन्स के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। आपके जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं आपके ब्लड में, और वो ब्लड आपके पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। और वही हार्मोन आपके पूरे बॉडी में मैसेजेस को ट्रांसफर करता है। करेक्ट? जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है, नर्वस सिस्टम ट्रेवल्स फास्ट एंड यूजुअली हैव इंस्टेंट इफेक्ट। जो आपका नर्व इम्पल्स है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को यूज करता है, और इसीलिए उसका बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये बहुत स्लो होता है, ट्रेवल स्लोली एंड मे टेक लॉन्गर टू आस्क। जैसे कि मैं नर्वस सिस्टम का आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने आपने अपने हैंड को किसी हॉट वायर से टच किया हुआ है, तो तुरंत आपका जो हाथ है वो आपके ब्रेन में इम्पल्स भेजेगा कि आपने किसी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट सबस्टेंस को टच किया हुआ है। और उसी टाइम आपका ब्रेन आपको इंस्टेंट मैसेज भेजेगा कि आप अपना हाथ हटाइए। तो इतनी फास्ट हमारी नर्व इम्पल्सेस होती है। विद इन अ सेकेंड वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे बॉडी तक मैसेजेस को ट्रांसफर करती है। लेकिन अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम बहुत स्लो होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लैंड्स है वो हमारे ब्लड में हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, और वो हॉर्मोन्स पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगाती है। उससे सबसे पहले वो ब्लड जाएगी आपके हार्ट में, हार्ट आपका पंप करेगा और फिर ब्लड आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगी। सो दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। करेक्ट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, रिस्पॉन्स इज शॉर्ट लिव, विच मीन्स जो मैसेज जो ट्रांसफर हुआ है वो मैसेज को सिर्फ कुछ टाइम तक हमारा बॉडी फॉलो करता है, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में जो रिस्पॉन्स है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, विच मीन्स मैसेजेस अगर बॉडी में ट्रांसफर हो गए तो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उसको वो बहुत टाइम तक फॉलो करते हैं। करेक्ट? नाउ द लास्ट पॉइंट इज इम्पल्स एक्ट्स ऑन इंडिविजुअल सेल्स। जो इम्पल्स आता है वो एक एक सेल में काम करता है, वो एक एक सेल को मैसेज भेजता है। लेकिन इन केस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स, विच मीन्स जो आपका हार्मोन है वो पूरे बॉडी में जाता है और वो आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स को मैसेजेस ट्रांसफर करता है। नाउ बात यह है, इट स्टिल वर्क्स इन सेल्स ऑर्गन्स विथ करेक्ट रिसेप्टर्स, विच मीन्स हॉर्मोन्स जो है वो आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स में तो जाएगा, लेकिन वो काम सिर्फ कुछ के ऊपर ही करेगा। कैसे? पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि वो पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जा कैसे रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड ब्लड आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, और ब्लड में ही हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हॉर्मोन्स के कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर आपके ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। आपका जो हार्मोन है, अगर उस हार्मोन से रिलेटेड
रिसेप्टर्स अगर आपके बॉडी ऑर्गन में प्रेजेंट है, तभी वो हार्मोन उस बॉडी ऑर्गन में काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। करेक्ट? जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे मसल्स में होता है, हमारे गोनैड्स पे होता है, लेकिन उसका असर हमारे हार्ट में नहीं होता। हालाँकि वो हार्ट तक पहुँचता ज़रूर है, लेकिन हमारे हार्ट, हमारे लंग्स में टेस्टोस्टेरोन के लिए रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते। इसलिए हमारा टेस्टोस्टेरोन हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे लिवर में एप्लीकेबल नहीं होता। हमारा टेस्टोस्टेरोन सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्लीकेबल होता है हमारे मसल्स में, हमारे कार्टिलेजेस में, हमारे गोनैड्स में। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियरली समझ में आया होगा कि रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम आगे आने वाले स्लाइड्स में चलते हैं। व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स? इट इज अ डक्टलेस ग्लैंड दैट सिक्रीट्स हॉर्मोन्स। एक होते हैं डक्टफुल ग्लैंड्स। जो डक्ट ग्लैंड होते हैं उनके पास स्पेसिफिक डक्ट होता है, करेक्ट, और वो किसी टारगेट सेल पे ही अपने मैसेंजर्स को भेजते हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें डक्ट नहीं होते, विच मीन्स पाइप। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास पाइप नहीं होते हैं। वो जो हॉर्मोन्स है वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, और वो जो ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी में पहुंचता है। दिस इज हाउ आर एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स। अब ये देखते हैं कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। ओके, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। दिस इज द कीवर्ड, दिस यू नीड टू रिमेंबर। दिस इज केमिकल मैसेंजर्स। और ये हमारे ग्लैंड्स ही रिलीज करते हैं, जैसे कि आपका थायराइड ग्लैंड, आपके टेस्टिस, ओवरीज एंड pineal glands. These are some of the glands that releases hormones. और ये hormones होते हैं chemical messengers. और ये hormones कहाँ secrete होते हैं? ये हमारे blood में secrete होते हैं। और ये blood हमारे पूरे body में travel करता है। और जब ये blood पूरे body में travel करता है, तो हर gland के पास एक specific receptor होता है जो उस hormone को receive करता है। Correct? Okay, let's look on our definition. Hormones are chemical messengers secreted in blood or extracellular fluid by one cell that affect the functioning of the other cell. Correct? Most hormones circulate blood coming into contact with essentially all cell. Specific small amount non-nutrient. This you need to remember, this you need to understand. These hormones are non-nutrient. Non-nutrient का मतलब इनसे हमको एनर्जी नहीं मिलती है, करेक्ट, whether it is carbohydrate, protein, fats or any of the minerals, करेक्ट। और ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन्स ही सफिशिएंट होते हैं एक बहुत बड़ा मैसेज कैरी करने के लिए। मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो है वो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, कुछ प्लाज्मा से भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स है वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करते हैं। कमिंग इनटू कांटेक्ट विद एसेंशियली ऑल द सेल्स। ये सभी सेल्स के कांटेक्ट में आती है, लेकिन ये सभी सेल्स में वर्क नहीं करती। क्यों? क्योंकि सभी सेल्स के पास सभी हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स नहीं होते। लेट मी explain you by a specific diagram. Let's say this is a blood vessel, और इस ब्लड वेसल में कई सारे हार्मोन्स हैं। लेट मी ड्रॉ द हार्मोन्स। ये एक स्क्वायर शेप का हार्मोन है, ये एक सर्कुलर शेप का, दिस इज हाइपोथेटिकल एग्जांपल। दिस इज अनदर हार्मोन, दिस इज circular shaped hormone, this is triangular shape hormone, correct? Now let me draw a gland. Let's say this is your gland, ये कोई भी एक स्पेसिफिक ग्लैंड है, करेक्ट। नाउ ये हॉर्मोन्स, ये जो तीन टाइप के हॉर्मोन्स हैं, ये हॉर्मोन्स इस ग्लैंड के ऊपर एप्लीकेबल होंगे या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि इनके पास रिसेप्टर कौन से मौजूद है। लेट्स से इसके पास ये ट्रायंगुलर रिसेप्टर मौजूद है, लाइक दिस इज द ट्रायंगुलर रिसेप्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास ट्रायंगुलर रिसेप्टर मौजूद है, तो जो स्क्वायर शेप्ड जो हार्मोन है या सर्कुलर शेप्ड हार्मोन है, वो इसके ऊपर एक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, करेक्ट। अगर इसके पास ऐसा कोई रिसेप्टर मौजूद होता, सर्कुलर रिसेप्टर मौजूद होता, तो जाहिर सी बात है ये सर्कुलर हार्मोन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और ये इसकी फंक्शनिंग को बदल देगा, या फिर ये इसकी फंक्शनिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर देगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर शेप हार्मोन है, ये कुछ ना कुछ मैसेजेस लेके आया है, करेक्ट। नाउ द फर्स्ट हार्मोन
that was discovered, it is known as secretin. करेक्ट? आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हॉर्मोन्स कैसे अप्लाई होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, राइट? नाउ these आर द ग्लैंड्स दैट रिलीजेस हॉर्मोन्स. इससे भी और भी ज्यादा होते हैं, लेकिन दिस आर द मेजर ग्लैंड्स दैट रिलीजेस द हार्मोन. और हम वन बाय वन इन सारे ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि ये ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और वो हार्मोन्स हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस लेके आते हैं और कैसे कैसे मैसेंजर्स वो हार्मोन्स हमारे बॉडी में सिक्रिएट करते हैं. करेक्ट? नाउ स्टार्टिंग विद द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है. नाउ why it is called super master gland? Because it controls the master gland. And what is that master gland? It is pituitary gland. वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं. नाउ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन. क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले नर्वस सिस्टम पढ़ाया था और नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस का नर्वस रोल क्या होता है. मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हंगर को रेगुलेट करता है, थर्स्ट को रेगुलेट करता है, सटाइटी को रेगुलेट करता है. दिस ऑल वर द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस. इसका एंडोक्राइन रोल भी होता है जिसको हम अभी समझने वाले हैं, राइट? ओके, व्हाट आर द एंडोक्राइन रोल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में 3 टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करता है. द फर्स्ट वन इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है. करेक्ट? जिससे यूरिनेशन थोड़ी सी कम हो जाती है हमारे बॉडी में. नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन. व्हाट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन? दिस इज नोन एज द लव हार्मोन. करता क्या है? जब भी आपको किसी के प्रति अफेक्शन फील हो या प्यार की भावना आए, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज कर रहा है. इसको हम मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं. जैसे कि बेबी से जो लव होता है वो इसी की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन. और जो तीसरा हार्मोन जो रिलीज करता है, वो हार्मोन्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड. और वो कौन से हार्मोन्स होते हैं? वो होते हैं एक रिलीजिंग हार्मोन्स और एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स. क्या मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स का? हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कई सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है. नाउ अब वो किस हार्मोन को कब रिलीज करेगा, कब उसको उस हार्मोन को रिलीज नहीं करना चाहिए, ये उसको जो बताता है वो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड बताता है. करेक्ट? अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना जरूरी है कि रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन क्या होते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड कई सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, लेकिन वो खुद से रिलीज नहीं करता. हाइपोथैलेमस उसको कमांड देता है कि अभी तुमको ये हार्मोन को रिलीज करना है. करेक्ट? जब वो रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस उस रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है और ये हार्मोन जब पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, तब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड उस हार्मोन को रिलीज करता है. करेक्ट? नाउ जब वो हार्मोन बहुत ही ज्यादा रिलीज हो जाता है, तब हमारा हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन्स को रिलीज करता है और हाइपोथैलेमस को ये बोलता है कि तुम अभी जो हार्मोन को रिलीज करवाए हो उसको अभी तुमको बंद करवाना है. तब हमारा पिट्यूटरी है वो उस हार्मोन की रिलीज को बंद करवाता है. करेक्ट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर नहीं आया तो आगे हम इसको और अच्छे से समझने वाले हैं. अभी आप इतना समझिए कि हमारा हाइपोथैलेमस 4 टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है. द फर्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन, दैट इज लव हार्मोन. सेकंड वन इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, दैट कंट्रोल्स दैट reabsorbs the water in the body. The third one is releasing hormone. The fourth one is inhibitory hormones. ये कोई एक हार्मोन नहीं है, ये कई सारे हार्मोन्स होते हैं. रिलीजिंग हार्मोन्स भी कई सारे होते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन भी कई सारे होते हैं. वो हम आगे देखने वाले हैं. नाउ ये है ब्रेन का स्ट्रक्चर जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. दिस इज योर हाइपोथैलेमस. दिस इज हाइपोथैलेमस. एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. यू कैन सी ओवर हियर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं. इसका भी मीनिंग है जो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं.
this is our pituitary gland. This is the hypothalamus. And this is the pituitary gland. और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी स्टॉक से जुड़ा हुआ होता है. दिस इज द पिट्यूटरी स्टॉक. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं. करेक्ट. ये हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और ये पी साइज्ड का भी होता है, विच मीन्स जो चने का दाना होता है वो जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, लोकेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस. ये मैंने अभी आपको इस डायग्राम के थ्रू बताया. दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ इस पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज एंटीरियर लोब एंड द सेकंड वन इज पोस्टीरियर लोब. दिस इज द anterior lobe. This greenish color portion is anterior lobe. And this is the posterior lobe. Correct? These two lobes secretes different types of hormones. वो हम अभी देखने वाले हैं. Anterior lobe को हम adenohypophysis भी बोलते हैं और posterior lobe को हम neurohypophysis भी बोलते हैं. Correct? Now, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम पार्स डिस्टालिस भी बोलते हैं, पार्स डिस्टालिस. और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं. लेट मी राइट इट हियर. दिस इज पार्स नर्वोसा. करेक्ट. ये दोनों पार्स डिस्टालिस एंड पार्स नर्वोसा ये दोनों अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं बाय रिलीजिंग द डिफरेंट हॉर्मोन्स. पार्स डिस्टालिस और पार्स नर्वोसा के बीच में आपको ये ब्लूइश कलर रीजन भी आपको नजर आ रहा होगा. इसको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया. ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये पार्स डिस्टालिस का ही पार्ट होता है. पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एंटीरियर लोब, विच मीन्स अडिनो हाइपोफाइसिस. करेक्ट. नाउ अब हम ये देखते हैं कि पार्स डिस्टालिस और पार्स नर्वोसा कौन कौन से हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. करेक्ट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. This is the diagram of hypothalamus and pituitary gland. This is hypothalamus and this is the pituitary gland. अब आप देख सकते हैं this is the pars distalis. Pars distalis. And this is pars nervosa. Pars distalis means the anterior pituitary and pars nervosa means posterior pituitary. Now, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे हाइपोथैलेमस से दो टाइप के न्यूरॉन्स आपको नजर आ रहे हैं जो एंटर कर रहे हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे. दिस इज शॉर्ट वन इज द फर्स्ट न्यूरॉन एंड दिस लॉन्ग वन इज द सेकंड न्यूरॉन. इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स. करेक्ट. क्योंकि ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस में ही ये दोनों न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स. नाउ ये जो न्यूरॉन है ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है और ये पूरा का पूरा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी दैट इज पार्स डिस्टालिस ये वहां तक नहीं पहुंच रहा है. ये जो न्यूरॉन है ये सिक्रीट करता है आपका रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन जो हमने पहले पढ़ा था. करेक्ट. रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? आपका हाइपोथैलेमस. और हाइपोथैलेमस के अंदर स्पेसिफिकली कौन रिलीज करता है? ये न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स. करेक्ट. इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन भी बोलते हैं. आई एम सॉरी, न्यूरो एंडोक्राइन नर्व्स. लेट मी राइट इट हियर. न्यूरो एंडोक्राइन नर्व्स और न्यूरॉन्स ये रिलीज करते हैं आपके रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स. और ये एक्ट किसके ऊपर करता है? दिस एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी. ये रिलीज होता है और ये हमारे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचता है और हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को ये बताता है कि आपको कौन से हार्मोन्स को रिलीज करना है और कौन से हार्मोन्स को आपको इनहिबिट करना है. करेक्ट. नाउ दिस लॉन्ग हार्मोन, दिस लॉन्ग वन, ये आपको नजर आ रहा होगा. ये
पूरा आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच रहा है। करेक्ट। नाउ दिस हार्मोन सीक्रेट्स ADH, that is antidiuretic hormone, or oxytocin. Now the thing that you need to remember is जो आपका हाइपोथैलेमस है ये आपका ADH और ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करता है। ये बना रहा है आपका ADH हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कैसे बना रहा है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के थ्रू। ये जो आपका हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस में तो बन रहा है लेकिन ये सीक्रेट हो रहा है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। करेक्ट। नाउ द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं करता। आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ और सिर्फ ADH और ऑक्सीटोसिन को स्टोर करके रखता है और ये ADH और ऑक्सीटोसिन कौन बनाता है? आपका हाइपोथैलेमस। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ADH और ऑक्सीटोसिन इसको प्रोड्यूस कौन करता है? ADH और ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करता है आपको हाइपोथैलेमस। Hypothalamus produces ADH and oxytocin. Now, which gland secretes ADH and oxytocin? तो जो secrete करता है वो है posterior pituitary. Now the thing is क्या posterior pituitary कोई भी hormones का प्रोडक्शन करता है? नहीं। posterior pituitary कोई भी hormones नहीं बनाता, ये सिर्फ ADH और ऑक्सीटोसिन को स्टोर करता है और उनको रिलीज करता है। और इनको बनाता कौन है? इनको बनाता है आपका हाइपोथैलेमस। करेक्ट। इस स्लाइड में हम सिस्टमैटिकली देखते हैं कि हमारे हाइपोथैलेमस से कौन-कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, एक होता है आपका ADH दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये H2O का व्हिच मींस वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। और रिलीज करता है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज लव हार्मोन, मिल्क रिलीजिंग हार्मोन। फीमेल्स में जो मिल्क रिलीज होता है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं, मिल्क रिलीज, जो मिल्क रिलीज होता है फीमेल्स में वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही होता है। और बर्थ हार्मोन, जो यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन है वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है। नाउ एक दो हार्मोन तो ये हो गए। नाउ द रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। जो रिलीजिंग हार्मोन है और इनहिबिटरी हार्मोन है ये कई सारे टाइप के होते हैं। दिस ऑल आर दी रिलीजिंग हार्मोन, जिसके ऊपर RH लगा हुआ है दैट इज रिलीजिंग हार्मोन, एंड जिसके ऊपर IH लगा हुआ है दैट इज इनहिबिटरी हार्मोन्स। अब ये कितने होता है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आगे आने वाले स्लाइड से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नाउ ये कौन-कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और कौन-कौन से हार्मोन को इनहिबिट करते हैं ये हम अभी देखते हैं। नाउ नाउ वी नीड टू स्टडी दैट व्हाट आर hypophyseal hormones, which means hormones that are secreted by pituitary gland। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड कौन-कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। नाउ पार्स डिस्टालिस, मैंने आपको अभी दिखाया था हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं। दिस इज द पार्स डिस्टालिस एंड दिस इज द पार्स नर्वोसा व्हिच मींस पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये कोई भी हार्मोन को रिलीज नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ ADH और ऑक्सीटोसिन को स्टोर करके रखता है और उनको सिक्रेट करता है। आपका पार्स डिस्टालिस है दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, वो ही हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन-कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है। Our pars distalis of pituitary gland releases growth hormone। ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, हमारे मसल का ग्रोथ होता है, हमारे बोन का ग्रोथ होता है और हमारे स्किन का ग्रोथ होता है। ग्रोथ हार्मोन को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं सोमैटोट्रोफिन। नोट इट डाउन। जो ग्रोथ हार्मोन है हम उसको सोमैटोट्रोफिन भी बोलते हैं। पार्स डिस्टालिस आपको रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GH बोलते हैं। इसकी वजह से मसल, बोन और स्किन इनका लेंथ बढ़ता है। नाउ हमारा पास डिस्टालिस रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो आपके थायराइड को स्टिमुलेट करता है। और थायराइड जब स्टिमुलेट हो जाता है तब थायराइड रिलीज करता है आपका थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड आपके नेक में प्रेजेंट होता है। ये क्या फंक्शन करता है और ये दिखता कैसे है ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। करेक्ट। इसको हम बोलते हैं TSH इन शॉर्ट फॉर्म। नाउ द थर्ड हार्मोन that released by pars distalis is एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हमारे जो किडनीज होती है लाइक दिस, लेट्स से दिस इज आवर किडनीज। इन किडनीज के ऊपर एक ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। करेक्ट।
जो एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहरी हिस्सा होता है हम इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, करेक्ट। इस कॉर्टेक्स को जो स्टिमुलेट करता है उस हार्मोन को बोलते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। देन कम्स द प्रोलैक्टिन। ये जो प्रोलैक्टिन है ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है इन दी विमेन्स। नाउ ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क रिलीजिंग हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज मिल्क रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इज मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन। इसी की वजह से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। नाउ गोनाडोट्रोफिन क्या करता है? दिस एक्ट्स ऑन गोनाड्स, जो आपके टेस्टीज है एंड ओवरीज है, उनके मैच्योरेशन में हमारा गोनाडोट्रोफिन काम करता है, करेक्ट। दीज आर दी हॉर्मोन्स दैट आर रिलीज्ड बाय पार्स डिस्टालिस, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी। इन्हीं के रिलीज को कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। नाउ अब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से इनहिबिटरी हॉर्मोन्स और कौन से रिलीजिंग हॉर्मोन्स हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। नाउ हमारा हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हॉर्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। अब वो हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नाउ जब हमारे हाइपोथैलेमस को लगता है कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने की जरूरत है, तब हमारा हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। और ये जो हार्मोन है ये एक्ट करता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में। जैसी एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फॉर्मेशन मिलता है हाइपोथैलेमस से कि आपको ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना है, तब एंटीरियर पिट्यूटरी आपका ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, करेक्ट। जब आपके हाइपोथैलेमस को लगता है कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो चुका है, तब वो GH इनहिबिटरी हार्मोन को रिलीज करता है। और ये GH इनहिबिटरी हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और वो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर देता है, करेक्ट। फिर हमने क्या पढ़ा था? प्रोलैक्टिन। हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को रिलीज करता है। नेक्स्ट हार्मोन था एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। इसको स्टिमुलेट करने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस ACTH रिलीजिंग हार्मोन एंड ACTH इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है। देन कम्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसको स्टिमुलेट करने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस TSH रिलीजिंग हार्मोन एंड TSH इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है। एंड सेम गोज विद गोनाडोट्रोफिन। Gonadotropin releasing hormone and gonadotropin inhibitory hormones. These are the releasing and inhibitory hormones that are released by hypothalamus. And all these hormones stimulate the anterior pituitary. I hope आपको ये clear होगा. Now, let's move forward. Now, अगर ये जो hormones है, अगर ये ज़्यादा रिलीज होने लग गए या फिर ये कम रिलीज होने लग गए, तो इससे कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अभी हम उन डिसऑर्डर्स को स्टडी करने वाले हैं। लेट्स से ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम सोमैटोट्रोफिन भी बोलते हैं, अगर इसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा होने लग जाए, हाइपर सिक्रीशन, तो उससे होता क्या है? अगर चाइल्डहुड में, दैट इज अबाउट योर टीनेज, या फिर आपके चाइल्डहुड में अगर इसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा होने लग जाए, तो आपके जो लेग्स हैं, आपके आर्म्स है, लिम्स है, ये बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो बहुत ही बड़ा दिखने लग जाएगा, एक जायंट की तरह। इसलिए इस प्रॉब्लम को हम जाइगेंटिज्म बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है, दैट इज सोमैटोट्रोफिन, ये कुछ ज्यादा ही रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो हाइट है वो नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, अबव 6 फीट और 6.5 फीट। इतने लंबे कुछ बच्चे हो जाते हैं बहुत ही कम एज में। इस चीज को हम जाइगेंटिज्म बोलते हैं, करेक्ट। अब ये होता कैसे है? जो आपका ग्रोथ हार्मोन है वो काम कैसे करता है? आपके जो बोन्स है, लाइक लेट्स से दिस इज योर बोन, दिस इज योर बोन। हमारे बोन्स में दोनों एंड्स में एपिफाइसियल प्लेट्स मौजूद होते हैं, लाइक दिस इज द एपिफाइसियल प्लेट। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज एपिफाइसियल प्लेट। जब ये एपिफाइसियल प्लेट्स जुड़ जाते हैं, तब हमारे बोन का जो ग्रोथ है वो बंद हो जाता है और हमारी बोन की लेंथनिंग रुक जाती है। लेकिन ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये एपिफाइसियल प्लेट्स को जुड़ने नहीं देता है।
जिसकी वजह से कंटिन्यूअली हमारे जो बोन्स की लेंथ है वो बढ़ते रहती है और हमारी हाइट भी बढ़ते रहती है। करेक्ट। नाउ ये हो गई चाइल्डहुड में। अगर चाइल्डहुड में अगर आपका ग्रोथ हार्मोन कुछ ज़्यादा रिलीज होने लग जाए तो एपिफाइसियल प्लेट क्लोज नहीं होंगी और आपकी हाइट बढ़ते जाएगी। लेकिन इन केस ये एपिफाइसियल प्लेट क्लोज हो चुकी है, विच मीन्स आपके जो बोन का ग्रोथ है वो यहाँ पे रुक जाएगा। आपने अडल्टहुड अटेन कर लिया है। अडल्टहुड अगर आपने अटेन कर लिया है विच मीन्स आपकी एपिफाइसियल प्लेट बंद हो चुकी है। अब आपकी जो बोन है वो एंड से बिल्कुल भी लंबी नहीं होगी। करेक्ट। अगर उसके बाद भी ग्रोथ हार्मोन आपका रिलीज होने लग जाए तो आपका बोन इसके बाद भी लंबा होने लग जाएगा। लेकिन वो कैसे होगा? एपिफाइसियल प्लेट तो क्लोज हो चुकी है, तो वो साइड से बढ़ेगा लाइक दिस। आपके बोन्स बेंड होना शुरू कर जाएंगे। करेक्ट। जो बोन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए वो बोन आपकी बेंड होने लग जाएगी। करेक्ट। और आपको गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्रोमेगाली। करेक्ट। आपने खली को देखा होगा, खली को यही प्रॉब्लम है। उसको जाइगेंटिज्म भी है और उसको एक्रोमेगाली भी है। अडल्टहुड अटेन करने के बाद भी उसके बोन की लेंथ बढ़ते जा रही है, जिस वजह से उसकी जो बोन्स है वो बेंड होते जा रही है। करेक्ट। नाउ अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो जाए विच मीन्स अगर ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा सिक्रीट ना हो तो क्या होगा? आपकी हाइट बढ़ना रुक जाएगी और उसकी वजह से आपकी हाइट छोटी की छोटी ही रह जाएगी। इसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। आपने कई सारे बौने लोगों को देखा होगा, सर्कस में यूजुअली वो काम करते हैं। करेक्ट। क्या ड्वार्फिज्म से आपके मेंटल स्टेट में कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। आप किसी ड्वार्फ को देख लो, आप उसको देख के ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ड्वार्फिज्म का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके हाइट में होता है। आपके माइंड पे, आपके माइंड के डेवलपमेंट में इसका कोई भी असर नहीं होता। विच मीन्स ड्वार्फ कैन बी एज इंटेलेक्चुअल एज अ नॉर्मल मैन कुड। करेक्ट। आई होप आपको ये डिसऑर्डर समझ में आया होगा। द फर्स्ट वन इज जाइगेंटिज्म which occurs after hypersecretion. The second one is dwarfism, which occurs when hyposecretion is there of the growth hormone. Correct? Now, let's move forward. Our next gland is pineal gland. Pineal gland कहाँ located होता है? It is located on the posterior side of the diencephalon. Diencephalon हमने अच्छे से पढ़ा था हमारे नर्वस सिस्टम में। करेक्ट। डायनसेफ्लॉन के पोस्टीरियर साइड में हमारा पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होता है। डायनसेफ्लॉन हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। नाउ वी नीड टू नो which hormone do the pineal gland releases? It releases the melatonin hormone. अब मेलाटोनिन हार्मोन करता क्या है? मेंटेन्स बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्काडियन रिदम। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब ये होता है कि आप जिस रूटीन में काम करते हैं उस रूटीन को हमारा मेलाटोनिन अपने माइंड में स्टोर कर लेता है, हमारे माइंड में स्टोर कर लेता है। लेट्स से अगर आपको रोज 9 बजे खाना खाने की आदत है, 9 पीएम, तो आपको 9 पीएम को रोज भूख लगना शुरू हो जाएगा। लेट्स से आपको रोज 10 बजे सोने की आदत है एट 10 पीएम, तो ऑटोमेटिकली आपको रोज 10 बजे नींद लगना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। ये होता है हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक। इस बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है हमारा पीनियल ग्लैंड और वो रिलीज करता है मेलाटोनिन हार्मोन को। अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब्ड है विच मीन्स आपका मेलाटोनिन हार्मोन भी डिस्टर्ब्ड है, वो अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। करेक्ट। करता क्या है इसको हम एक बार फिर अच्छे से देख लेते हैं अपने नोट्स के थ्रू। दैट इज मेंटेन स्लीप वेक साइकिल। आपको कब सोना है कब उठना है ये मेंटेन करके रखता है। रूटीन एक्टिविटीज और मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको कब आपका पीरियड्स आना है, महीने के मंथ के किस डेट को आना है, ये भी आपका पीनियल ग्लैंड रिकॉल करके रखता है। करेक्ट। जिसको सोने की दिक्कत होती है, जिसको कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आती, तो उनको ये स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि आपको 10 बजे सोना है मतलब सोना ही है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आपका ये जो स्लीप साइकिल है ये कभी भी इंप्रूव नहीं होगा। अगर आप रेगुलरली किसी एक रूटीन को फॉलो करते हैं, एक ही टाइम पे सोते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ऑटोमेटिकली उस टाइम पे नींद आना शुरू हो जाएगी। करेक्ट। सो दिस वाज द पीनियल ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड हमारा रिलीज करता है मेलाटोनिन हार्मोन। करेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स कम टू द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारे दोनों लंग्स के बीच में
या फिर हमारे ट्रैकिया के ऊपर। करेक्ट। थाइमस ग्लैंड हमारा रिलीज करता है हार्मोन दैट इज नोन एज थाइमोसिन। वे थाइमोसिन करता क्या है, ये लिम्फोसाइट्स को ऑर्डर देता है कि आप आओ टी लिम्फो आप आओ थाइमस ग्लैंड में। नाउ अभी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि लिम्फोसाइट्स होते क्या है। ये मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में अच्छे से बताया था कि व्हाट आर lymphocytes. Let's say this is our bone. मैंने आपको बताया था कि हमारे जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं हमारे येलो बोन मैरो में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। येलो बोन मैरो, करेक्ट। और WBCs के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। उनमें से एक टाइप होता है हमारा लिम्फोसाइट्स, करेक्ट। और लिम्फोसाइट्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। नाउ ये टाइप्स उनके मैच्योरेशन, प्लेस ऑफ मैच्योरेशन पर डिपेंड करता है। नाउ लिम्फोसाइट्स बन गए हमारे WBC में, कैसे बने? येलो बोन मैरो में बने। नाउ ये जो लिम्फोसाइट्स है, अगर इनका मैच्योरेशन, दिस लिम्फोसाइट अगर इनका मैच्योरेशन हमारे बोन में ही हो जाता है, तब हम इसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, करेक्ट। लेकिन अगर इनका मैच्योरेशन होता है हमारे थाइमस ग्लैंड में, अगर ये लिम्फोसाइट पहुंच जाते हैं हमारे थाइमस ग्लैंड में, तब हम इनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। इसलिए हम थाइमस ग्लैंड को ट्रेनिंग स्कूल फॉर टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और ये जो टी लिम्फोसाइट्स है, ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। इम्यून सिस्टम बनाते हैं इसका मतलब ये है, ये आपको डिजीजेस से, ये आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नाउ द ट्विस्ट इज, ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये जैसे ही आपका प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, ये उसके साथ साथ डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। विच मीन्स जो टी लिम्फोसाइट्स है, वो बचपन में आपके जितने बन गए उतने बन गए, दोबारा ये आपके नहीं बनते। करेक्ट। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी में ये डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी इम्यून सिस्टम डिक्रीज होते जाती है। क्यों? इसका रीजन मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो है, ये बचपन में जितने बन जाते हैं, ये उतने ही रहते हैं। इसके बाद इनका प्रोडक्शन रुक जाता है। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी के बाद आपके थाइमस ग्लैंड ये डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। आई होप आपको थाइमस ग्लैंड, उसके फंक्शंस के बारे में समझ में आया होगा। थाइमस ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है, हम उसको बोलते हैं थाइमोसिन। करेक्ट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड एंड गोनाड्स। So this is all for today's video. I hope you are understanding all the concepts. If you have any doubt, then please let me know in the comment section. I will try my best to solve your doubts. If you find this video very useful, then please like, share, comment and subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, goodbye.